Hello girls, today I am going to start fourth unit of the second paper and the topic is types of stem cells and their application. स्टेम सेल्स ऐसी सेल्स हैं जिनमें कैपेबिलिटी होती है सेल्फ रिन्यूअल और डिफरेंशिएशन की। और सेल्फ रिन्यूअल एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें जब सेल्स डिवाइड होती है या प्रोलिफरेट होती है, संख्या में जब वो बढ़ती है तो उनका जो डिफरेंशिएशन पोटेंशियल और जो उनका बायोलॉजिकल एजिंग है वह खत्म नहीं होता, उनका लॉस नहीं होता। इस प्रकार से स्टेम सेल एक ब्लैंक सेल है जो किसी भी प्रकार की सेल में डेवलप हो सकती है, या एक प्रिकर्सर सेल है जो किसी भी तरह की सेल में डिवाइड हो सकती है, जैसे स्किन सेल है, मसल सेल है, नर्व सेल है। और इस प्रकार से स्टेम सेल बिल्डिंग ब्लॉक है ह्यूमन बॉडी का। स्टेम सेल्स बहुत ही यूनिक अनोखी सेल्स होती हैं और इनमें बहुत ही अमेजिंग एबिलिटी होती है। आश्चर्यजनक रूप से यह किसी भी प्रकार की सेल में यह डेवलप हो सकती है और स्टेम सेल को एक रिपेयर सिस्टम के रूप में भी यूज़ किया जाता है। और स्टेम सेल्स विदाउट लिमिट यानी बिना किसी लिमिट के यह डिवाइड हो सकती है और अलग अलग प्रकार के जो वेरियस सेल टाइप्स है उनमें यह बदल सकती है। जब एक स्टेम सेल डिवाइड होती है तो नई सेल में पोटेंशियल होता है कि या तो वह स्टेम सेल के रूप में रहे या वह कोई स्पेशलाइज सेल्स में बदल जाए, जैसे मसल सेल है, रेड ब्लड सेल है, ब्रेन सेल्स है। तीन यूनिक प्रॉपर्टीज होती है स्टेम सेल्स की। स्टेम सेल्स केपेबल होती है डिवाइडिंग और रिन्यूइंग की, और लॉन्ग पीरियड्स के लिए, बहुत लंबे समय के लिए इनमें ये एबिलिटी रहती है। और ये अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होती है जो कि किसी भी स्पेशलाइज्ड सेल टाइप में बदल सकती है। स्टेम सेल्स अनकमिटेड होती है जब तक कि कोई इसको सिग्नल नहीं मिले किसी स्पेशलाइज्ड सेल में बदलने के लिए। तो इस प्रकार की ये तीन यूनिक प्रॉपर्टीज होती है स्टेम सेल्स की। स्टेम सेल्स को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये सिंगल सेल एम्ब्रियो है। 3 डे एम्ब्रियो, 5 to 7 डे जब एम्ब्रियो हो जाता है तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बनती है और यह टोटीपोटेंट होती है। और जब 6 वीक का हो जाता है एम्ब्रियो तो इस समय एम्ब्रियोनिक जर्म सेल्स डेवलप हो जाती है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स भी इनको कहते हैं और ये प्लूरीपोटेंट होती है। फीटल टिश्यू स्टेम सेल्स प्लूरीपोटेंट या मल्टीपोटेंट होते हैं। और जब ये अम्बिलिकल कॉर्ड होती है इन्फेंट, जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होता है जब, तो अम्बिलिकल कॉर्ड में प्लेसेंटल स्टेम सेल्स होती है, ये प्लूरीपोटेंट या मल्टीपोटेंट होती है। और एडल्ट में एडल्ट स्टेम सेल्स होती है जो कि प्लूरीपोटेंट या मल्टीपोटेंट होती है। डिस्टिंग्विश किसे किया जाए प्रोजेनाइटर, प्रिकर्सर सेल और स्टेम सेल्स में? जब स्टेम सेल अनस्पेशलाइज सेल है, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया है, जब ये डेवलप होती है वेरियस स्पेशलाइज सेल टाइप्स में। जब स्टेम सेल डिवाइड होती है तो दो प्रकार की सेल बनती है, एक तो एडिशनल स्टेम सेल बनती है और दूसरी एक कोई स्पेशलाइज सेल बनती है। और जब प्रोजेनाइटर या प्रिकर्सर सेल डिवाइड होती है तो ये भी अनस्पेशलाइज होती है, लेकिन जब सेल डिवीजन होता है तो यह दो स्पेशलाइज सेल्स में डेवलप हो जाती है। ये स्टेम सेल है, एग्जाम्पल हीमोपोएटिक स्टेम सेल है। यह एक तो स्टेम सेल बनेगी और दूसरी स्पेशलाइज सेल बनेगी न्यूरॉन के फॉर्म में। और प्रोजेनाइटर या प्रिकर्सर सेल जो है वह माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल है जो कि दो प्रकार की स्पेशलाइज सेल्स में डेवलप हो जाती है, एक तो न्यूट्रोफिल और दूसरी रेड ब्लड सेल। क्लासिफिकेशन स्टेम सेल का बेस रहता है एक तो जो सोर्स है ओरिजिन का उसके ऊपर, और जो एक्शन पोटेंशियल है उनका डिफरेंस एक्शन पोटेंशियल जो है उसके ऊपर भी बेस्ड रहता है। जो ओरिजिन है, अगर एम्ब्रियोनिक ओरिजिन है या एडल्ट ओरिजिन है तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार की स्टेम सेल्स होगी। और जो एक्शन पोटेंशियल रहता है उनका या तो टोटीपोटेंट होगी या प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट या यूनिपोटेंट। जो पोटेंसी है स्टेम सेल की वो डिफाइन की जाती है अलग अलग प्रकार की डिफरेंशिएटेड सेल से जो कि एक स्टेम सेल बना सकती है। तो स्टेम सेल्स या तो टोटीपोटेंट होगी, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट या यूनिपोटेंट। टोटीपोटेंट सेल्स ऐसी सेल्स है जिनमें कैपेबिलिटी होती है सभी प्रकार की सेल टाइप को प्रोड्यूस करने की एक डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म की, और यह एम्ब्रियोनिक और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज दोनों ही बना सकती है। प्लूरीपोटेंट सेल्स सिर्फ एम्ब्रियो प्रॉपर की सेल्स बना सकती है और एम्ब्रियो की यह सारी सेल्स बना सकती है इंक्लूडिंग जर्म सेल्स और सेल्स फ्रॉम एनी ऑफ द जर्म सेल्स, जर्म लेयर्स। सो
दे कैन मेक एनी सेल ऑफ द बॉडी, ये बॉडी का कोई भी सेल यह बना सकती है। मल्टीपोटेंट सेल सिर्फ वही सेल बना सकती है जो कि एक जर्म लेयर की से रिलेटेड हो। अगर मेसोडर्मल टिश्यू से रिलेटेड है तो सिर्फ मेसोडर्म वाली ही यह ऑर्गन्स या सेल्स बना सकती है। जैसे ब्लड सेल मेसोडर्म से ब्लड सेल्स बनती है तो वह सिर्फ ब्लड सेल्स बना सकती है, और दूसरी जो डिफरेंट जर्म लेयर से रिलेटेड जो होती हैं जैसे न्यूरल सेल्स एक्टोडर्म से रिलेटेड होती है और लीवर एंडोडर्म से रिलेटेड होता है, तो ये दोनों का ही डेवलपमेंट मेसोडर्मल टिश्यू से नहीं होता, और इस प्रकार की जो सेल्स है वो मल्टीपोटेंट कहलाती है। और यूनिपोटेंट सेल सिर्फ एक ही प्रकार की सेल टाइप बना सकती है, जैसे जर्म सेल स्टेम सेल जो होती है वह सिर्फ एग या स्पर्म सेल बना सकती है, दूसरी सेल टाइप नहीं बना सकती। टोटिपोटेंसी जाइगोट में पाई जाती है और यह किसी भी ये पूरे ऑर्गेनिज्म की सारी सेल्स बना सकता है, इंक्लूडिंग एम्ब्रियोनिक एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। प्लूरिपोटेंसी जो होती है जिसमें सिर्फ एम्ब्रियो प्रॉपर से रिलेटेड बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं वह ये बना सकती है, इसमें एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स और प्रोजेनाइटल जर्म सेल्स होती हैं। मल्टीपोटेंसी में जैसे गेस्ट्रुला और एडल्ट स्टेम सेल्स होती है, तो गेस्ट्रुला में जर्मिनल लेयर तीनों बन जाती हैं, एक्टोडर्म एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो एक्टोडर्म वाली सेल्स एक्टोडर्म को बना सकेगी, एंडोडर्म वाली एंडोडर्म को और मेसोडर्म वाली मेसोडर्म को। और यूनिपोटेंसी वाली सोमेटिक सेल्स होती है बहुत ही स्पेशलाइज हो जाती है और ये सिर्फ उन्हीं प्रकार की कोशिकाओं को बना सकती है जो ये स्पेशलाइज्ड होती है। तो ये वेरिएशन है पूरे सेल्स के, ये बिल्कुल अनस्पेशलाइज्ड ब्लैंक सेल्स होती है टोटिपोटेंसी सेल जो होती है वो। ये लेस स्पेशलाइज्ड, ये फिर स्पेशलाइज ज़्यादा हो जाती है और ये पूरी कम्प्लीटली स्पेशलाइज हो जाती है। ये सबसे कम स्पेशलाइज्ड, फिर उससे ज़्यादा स्पेशलाइज्ड, फिर उससे ज़्यादा और फिर उससे भी ज़्यादा। आइसोलेट कर सकते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को हम। स्पर्म और एग जब ज्वाइन होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो डेवलप होता है 5 to 7 डेज में। ब्लास्टोसिस्ट का जो इनर सेल मास होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है और फिर उसको ग्रो किया जाता है और उसमें अलग अलग कल्चर कंडीशन को दिया जाता है लेबोरेटरी में, तो अलग अलग प्रकार की सेल्स बन जाती हैं। एडल्ट स्टेम सेल्स, एडल्ट स्टेम सेल्स को भी एक अनडिफरेंशिएटेड सेल्स की तरह माना जाता है किसी भी टिश्यू या ऑर्गन के लिए। एडल्ट स्टेम सेल रिन्यू कर सकती है अपने आप को और डिफरेंशिएट कर सकती है टू यील्ड सम और ऑल द मेजर स्पेशलाइज्ड सेल टाइप। दिस इज द मेन डिफरेंस। जितने भी स्पेशलाइज्ड स्टेम सेल्स है वह स्पेशलाइज्ड सेल टाइप को ही बना सकती है, उन्हीं में ये डिफरेंशिएट हो सकती है। और इस प्रकार से आजकल साइंटिस्ट को सोमेटिक स्टेम सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। प्लेसेंटा एक सोर्स है स्टेम सेल्स का और इसमें अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड को स्टोर किया जाता है, जिससे बहुत सारे जो क्रॉनिक ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं जैसे सिकल सेल डिजीज़ है, थैलेसीमिया है, ल्यूकेमिया है, उनको ट्रीटमेंट उनका किया जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है ये। आजकल स्टेम सेल बैंक होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसमें अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड को स्टोर किया जाता है आफ्टर बर्थ, और ये कोल्ड ब्लड स्टोरेज में हमेशा रहती है। जब भी ज़रूरत होती है किसी भी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए तो इस ब्लड को यूज़ किया जा सकता है। ये यूजेस हैं स्टेम सेल्स के कि यहाँ जैसे ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेज हैं, स्ट्रोक है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, लर्निंग डिफेक्ट्स है, अल्जाइमर डिजीज़ है, पार्किंसन डिजीज़ है, उन सब का ट्रीटमेंट स्टेम सेल से हो सकता है। मिसिंग टीथ, वुंड हीलिंग, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ऑस्ट्रियो आर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, बाल्डनेस, ब्लाइंडनेस, डेफनेस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डायबिटीज़ और कैंसर, कॉन्स डिजीज़, इन सभी बीमारियों का इलाज पॉसिबल है स्टेम सेल टेक्निक से। ये डिफरेंट सेल टाइप है और ये है टारगेट डिजीजेस जो अभी मैंने बताई आपको। इस प्रकार से ये सभी जो सेल टाइप है ये डेवलप हो सकती है स्टेम सेल से, और इन सेल टाइप से रिलेटेड जो डिजीजेज हैं उन डिजीजेज का ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है इन सेल से। ये एकदम नई सेल्स होती हैं और जिनको रिप्लेस किया जा सकता है इन डैमेज्ड सेल से। जो सेल थेरेपी है वह यह है कि ट्रीटमेंट किया जाता है न्यूरल डिजीज़ का, जैसे पार्किंसन डिजीज़, हंटिंगटन डिजीज़ और अल्जाइमर डिजीज़। और स्टेम सेल रिपेयर भी कर सकती है, रिप्लेस भी कर सकती है डैमेज न्यूरॉन्स को, और लीवर और पेनक्रियाज जैसे ऑर्गन्स को भी यह रिपेयर कर सकती है, और एड्स का भी ट्रीटमेंट इसमें पॉसिबल है। तो आज हमने स्टेम सेल के बारे में पढ़ा। स्टेम सेल्स को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं